हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ड्रग्स यूज्ड इन अस्थमा। कौन कौन सी ड्रग हैं जो अस्थमा में यूज होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि अस्थमा होता क्या है, क्योंकि तभी हम पता कर पाएंगे कि कौन कौन सी ड्रग्स जो हैं वो अस्थमा में दी जाती हैं। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अस्थमा होता क्या है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि अस्थमा होता क्या है। जो हमारी विंड पाइप होती हैं, जो हमारे माउथ से नोज के साथ कनेक्ट होती है, तो ऑक्सीजन जो है वो हमारे लंग्स तक जाती है, जो हमारी विंड पाइप होती है उसके थ्रू। मैंने आपको बताया था, जो मेरी पिछली वीडियो थी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, बताया था कि उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो जो उसके पार्ट्स होते हैं, जैसे वहाँ पे एल्विलाइज होती हैं, सारी एल्विलाइज होती हैं, नोज होता है, विंड पाइप होती है, ये सारे जब कंबाइन करते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर जो है वो विंड पाइप के साथ जो है वो ऑक्सीजन जो है हमारे लंग्स तक जाती है। और जब ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपरली जो है वो विंड पाइप से होकर नहीं जाएगी, और जो हमारी एल्विलाइज होंगी वो सारी जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। जो हमारी ब्रोंकाइज होंगी, एल्विलाइज होंगी, वो सारी जब कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपरली जो है लंग्स तक नहीं जाएगी। और जो हमारी बॉडी है वो जो हम विंड पाइप में रिलीज करेगी, हिस्टामिन रिलीज करेगी, प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज करेगी, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज करेगी। उसकी वजह से जो है वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी तक नहीं पहुंच पाएगी। उसको हम बोलते हैं अस्थमा। Asthma is a chronic inflammatory disorder of the airways in which many cells and cellular elements play a role. In susceptible individuals, this inflammation causes recurrent episodes of wheezing, breathlessness, chest tightness, and coughing, particularly at night or in the early morning. These episodes are associated with widespread but variable airflow obstruction that is reversible either spontaneously or with treatment. तो ये जो हमारी इन्फ्लेमेशन है वो या तो नाइट में होती है या तो अर्ली इन द मॉर्निंग। जब भी मतलब हम सुबह सुबह उठेंगे तब हमें जो है वो सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, और रात को भी सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। तो जो हमारा एयरवेज है वो प्रॉपरली कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो फ्लो नहीं करेगी, उसको हम बोलते हैं अस्थमा। तो ये डायग्राम दी गई है, इसमें बताया गया है कि कौन कौन से मसल्स होते हैं, कैसे जो है वो कंस्ट्रिक्ट होते हैं, जब जो है वो रिलीज होते हैं। जैसे हमारी जो एयर पाइप्स है उसमें अगर हिस्टामिन अगर रिलीज होगा तो हिस्टामिन जो है वो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है, और जब वो रिलीज होगा तो उसकी वजह से जो है वो ऑक्सीजन प्रॉपरली जो फ्लो नहीं कर पाएगी। जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, ल्यूकोट्राइन्स हो गए, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गए, जब भी ये रिलीज होते हैं तो ये जो है वो कंस्ट्रिक्शन करते हैं, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करते हैं। जो ब्रोंक्यूल्स होती हैं हमारी उनकी कंस्ट्रिक्शन करते हैं, उसकी वजह से जो है वो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपरली लंग्स तक नहीं जाती है और हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। उसको हम बोलते हैं अस्थमा डिसीज। अस्थमा जो है वो मोस्ट कॉमन जो है क्रोनिक डिसीज जो है वो ये चिल्ड्रन में होती है। और जो मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी हाईली कोरिलेटेड विद द poverty, urban area quality, indoor allergens, lack of patient education and inadequate medical care। जो इसकी वजह से जो डेथ होती है उसके मेन कारण यही है कि कुछ जो है वो अर्बन एरिया है, वहाँ की एयर की क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं है, मतलब वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है। और जो एलर्जेंस है वो काउज करते हैं अस्थमा। और जो कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको नॉलेज नहीं है इस डिसीज़ के बारे में, और वो सोचते हैं कि हमें बस ऐसे प्रॉब्लम आ रही है सांस लेने में, तो वो नॉर्मल ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो है वो डिसीज़ जो है वो हार्मफुल है पेशेंट के लिए। अगर उसको नहीं पता होगा तो उसकी वजह से जो उसकी डेथ हो सकती है। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें पेशेंट को जो है वो प्रॉपरली केयर नहीं मिल पाती है, उसको वो दवाई नहीं मिल पाती है जो अस्थमा में यूज होती है। तो अप्रोक्सीमेटली 500 डेथ एनुअली जो है वो अस्थमा की वजह से होती है। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम ऑफ अस्थमा। अब जो अस्थमा है उसके साइन और सिम्टम क्या क्या हैं। यूजुअली एसोसिएटेड विद एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वेरिएबल सिविलिटी। तो कई बार ऐसे होता है कि जो ऑक्सीजन है, मतलब सांस लेने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी कि मतलब इतनी ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होगी कि सांस ही नहीं आएगी पेशेंट को। तो वो इसका साइन और सिम्टम है। और इन्फ्लेमेशन होगी, जो हमारी विंड पाइप है उसमें इन्फ्लेमेशन होगी, ब्रोंकियाइज में होगी, और ऑक्सीजन जो है वो लंग्स तक नहीं जाएगी।
सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, तो ये इसके साइन एंड सिम्टम है। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, पैथोजेनेसिस क्या है, कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से जो है वो अस्थमा होता है। द अर्ली रिएक्शन इज इमीडिएट ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन प्रोड्यूस बाय हिस्टामिन। जब भी हमारी बॉडी में हिस्टामिन रिलीज होगा, ट्रिप्टेज रिलीज होगा, या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होंगे, ल्यूकोट्राइन्स रिलीज होंगे, ये सारे जो है इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं, और ये सारे जो हैं वो ब्रोंकोस्पाज्म करते हैं। उसके बाद जो है ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करेंगे। जब ये जो ब्रोंक्यूल का साइज कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो जो ऑक्सीजन है वो फ्लो प्रॉपरली नहीं कर पाएगी, उसकी वजह से जो है वो हमें जो है अस्थमा की प्रॉब्लम आएगी। और जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है वो जो एलर्जेंस होते हैं उसकी वजह से भी हो सकती है। जो प्लूटेंट है, मतलब जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है, गैसेस हैं, उनमें जो प्लूटेंट है उनकी वजह से भी जो है वो अस्थमा हो सकता है। जैसे ये बताया गया है कि एलर्जेंस भी होते हैं, डस्ट माइट्स हो गए, मोल्ड स्पोर्स हो गए, एनिमल डेंडर्स हो गए, ये सारे जो हैं जितने भी यहाँ बताए गए हैं, जैसे मतलब ये सारी चीजें जो हैं वो अस्थमा को ट्राइगर करती हैं। अब नेक्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। तो कौन जो ड्रग अस्थमा के ट्रीटमेंट में यूज होती हैं उनको बोलते हैं हम एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स। ये है उनकी क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट है इसमें शॉर्ट टर्म रिलीवर्स यूज्ड फॉर रिलीफ ऑफ एक्यूट ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। अब जो अस्थमा दो टाइप का होता है, एक तो होता है एक्यूट और एक होता है क्रोनिक। एक्यूट का मतलब यही है कि जब अस्थमा जो है वो मतलब आपको स्टार्ट हुआ है, अभी होना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे हो रहा है, तो आपको इतनी ज़्यादा पेन नहीं होगी उसमें, तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा वो। लेकिन जैसे ही मतलब उसका लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो हम उसको बोलेंगे क्रोनिक। मतलब सांस लेने में इतनी प्रॉब्लम आएगी कि सांस ही नहीं आएगी पेशेंट को। एक्यूट में ऐसे होगा कि एक दो बार हुआ दिन में, लेकिन परमानेंट नहीं होगा। लेकिन क्रोनिक में तो उसको परमानेंट ऐसा होगा कि उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसमें कौन कौन सी ड्रग यूज करते हैं? फर्स्ट है बीटा एडिनर्जिक एगोनिस्ट, नेक्स्ट है मिथाइल जैंथीन्स, नेक्स्ट है एंटी मस्करेनिक एजेंट्स। फर्स्ट है बीटा एडिनर्जिक एगोनिस्ट। इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? ड्रग्स एक्टिंग ऑन बोथ बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर्स। तो फर्स्ट है एपिनेफ्रिन, नेक्स्ट है एपी एपिफिड्रिन, नेक्स्ट है आइसोप्रोटीरिनोल। और बीटा 2 सेलेक्टिव ड्रग्स में आती है हमारी एल्ब्यूटिरोल, टर्ब्यूटालिन, मेटोप्रोटीरिनोल, साल्मोटिरोल, फर्मोटिरोल। ये सारी ड्रग्स जो हैं वो हमारी आती हैं बीटा एडिनर्जिक एगोनिस्ट में। नेक्स्ट है मिथाइल जैंथीन में। मिथाइल जैंथीन में हमारी आती है थियोफाइलिन, थियोफ्रोमिन, थियोब्रोमिन, और नेक्स्ट है कैफीन। जो एंटी मस्करेनिक एजेंट है उसमें हमारी आती है इप्राट्रोपिन। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म कंट्रोलर फॉर रिडक्शन ऑफ सिम्टम एंड प्रिवेंशन ऑफ अटैक। तो इसमें हमारी तीन टाइप की ड्रग्स आती हैं क्लासिफिकेशन से। फर्स्ट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, नेक्स्ट है ल्यूकोट्राइन पाथवे एंटागोनिस्ट, नेक्स्ट है इनहिबिटर्स ऑफ मास्ट सेल डिग्रेनुलेशन। तो फर्स्ट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। इसमें हमारे आते हैं प्रेडनिसोलोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, बैक्लोमिथासोन, नेक्स्ट है ट्राइएमिसिनोलोन। ये सारी जो है हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में आती हैं। नेक्स्ट है ल्यूकोट्राइन पाथवे एंटागोनिस्ट। इसमें हमारी आती है जिलियूटोन, जेफिरलुकास्ट, मोंटिलुकास्ट। नेक्स्ट है इनहिबिटर्स ऑफ मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन। तो इसमें हमारी आती है क्रोमोलाइन सोडियम और नीडोक्रोमिल। जो हमारे बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट हैं, अब उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? तो जो हमारे नॉन सेलेक्टिव बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट हैं, उनका काम है ये स्टिमुलेट करेंगे अल्फा एंड बीटा 1 रिसेप्टर जो हैं, जो अल्फा है और बीटा है 1 एंड 2 रिसेप्टर, उनको करेंगे स्टिमुलेट और डायलेट करेंगे। जो हमारी ब्रोंक्यूल्स होंगी उनको डायलेट करेंगे। जैसे ही वो डायलेट हो जाएंगी, तो उसकी वजह से जो है वो ऑक्सीजन प्रॉपरली फ्लो करेगी और लंग्स तक ऑक्सीजन चली जाएगी, और जो है प्रिवेंट करेगी अस्थमा को। अब इन जो हमारी ड्रग्स है एफिनेफ्रिन है, इसका साइड इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट क्या है? तो इसका एडवर्स इफेक्ट है टैकीकार्डिया,
arrhythmias and worsening of angina pectoris. नेक्स्ट हमारी एफिड्रीन, नेक्स्ट ड्रग यूज्ड इन अस्थमा फॉर लॉन्गेस्ट टाइम, longer duration and lower potency than epinephrine, not much used nowadays due to development of beta 2 select. तो जो एफिड्रीन है हमारी ड्रग्स जो है वो अभी यूज नहीं होती है, क्योंकि जो हमारी एपिनेफ्रिन है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, मोर इफेक्टिव है, तो हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। हम दूसरी वाली जो हमारी एफिड्रिन है उसको हम यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट है आइसोप्रोटीन प्रोटीरिनोल, ए पोटेंट ब्रोंकोडायलेटर प्रोड्यूसिंग इफेक्ट इन 5 मिनट। जो ये हमारी ड्रग है वो 5 मिनट में इफेक्ट शो करती है और इसका जो ड्यूरेशन है वो 60 to 90 मिनट है। हाई डोज एसोसिएटेड विद कार्डियक अरिथमियास लीडिंग टू डेथ। पर इस जो ये जो हमारी ड्रग है अगर इसकी हम हाई डोज देते हैं तो उसकी वजह से कार्डियक अरिथमिया हो जाता है और वो काउज करता है डेथ। नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 सेलेक्टिव एडिनर्जिक एगोनिस्ट। तो ये हैं शॉर्ट एक्टिंग ड्रग, एग्जाम्पल इसके हैं एल्ब्यूटेरोल, टर्ब्यूटालिन एंड परब्यूटेरोल आर अवेलेबल एज मीटर डोज इनहेलर्स। दे आर पोटेंट ब्रोंकोडायलेटर्स। Bronchodilation is maximum within 15 to 30 minutes and persist for 3 to 4 hours. तो जो हमारी ड्रग्स आती हैं बीटा 2 सेलेक्टिव एडिनर्जिक एगोनिस्ट में, तो ये जो है वो 15 से 30 मिनट तक जो है वो इफेक्ट मतलब ब्रोंकोडायलेशन जो है वो स्टार्ट कर देती हैं और उसका इफेक्ट जो है 3 to 4 आवर्स के लिए रहता है। जो टॉक्सिक इफेक्ट है इनके वो मिनिमाइज हो जाते हैं जब हम इनहेलेशन करते हैं इन ड्रग्स की, तो इनके जो टॉक्सिक इफेक्ट हैं वो कम हैं। और ये ड्रग्स जो हैं वो टैबलेट की फॉर्म में भी अवेलेबल हैं, पर ये जो टैबलेट की फॉर्म में है वो रेयरली जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं इनको डॉक्टर। अब नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 सेलेक्टिव एगोनिस्ट। इसमें हमारी आती है साल्मिट्रोल, ए पोटेंट सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट। ये जो हमारी साल्मिट्रोल है वो मैक्सिमम यही यूज होती है हमारी अस्थमा में। ये ड्रग जो है वो मेनली यूज होती है, इसका एक्शन जो है वो लॉन्ग टाइम तक रहता है, तो हम यही यूज करते हैं और ये प्रिवेंट करती है। लॉन्ग एक्टिंग ड्रग शुड नॉट बी यूज इन एक्यूट ब्रोंकोस्पाज्म, और ये ब्रोंकोस्पाज्म में यूज नहीं होती है, मतलब ब्रोंको इसका काम है सिर्फ ब्रोंको डायलेशन करना। नेक्स्ट आगे हमारे मिथाइल जैंथीन्स। थियोफाइलिन है, इसमें जो थियोफाइलिन हो गया, तो थियोफाइलिन जो है वो यूज होती है मिथाइल जैंथीन्स में। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन, जो स्मूथ मसल होंगे उनको रिलैक्स करेगी। तो हमारे स्मूथ मसल्स होते हैं जैसे ब्रोंकाइज जो होते हैं उनमें स्मूथ मसल्स होते हैं। सुप्रेशन ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ एयरवेज टू स्टिमुलाई, increase force of contraction of diaphragmatic muscle intact with many other drugs। ये जो ड्रग है वो इंटरेक्ट करती है अदर मेन ड्रग से, और ये जो हमारा डायफ्राम होता है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम में, उसकी फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को इंक्रीज करेगी ताकि जो है वो ऑक्सीजन जो है वो लंग्स तक प्रॉपरली जाए और जो है रेस्पिरेटरी जो हमारा सिस्टम है वो प्रॉपरली काम करता रहे। जो थियोफाइलिन है वो मेजर थेरेप्यूटिक एक्शन शो करती है इन अस्थमा में, तो मतलब ये मेनली यूज होती है अस्थमा की ट्रीटमेंट में। अब इसके एडवर्स इफेक्ट क्या हैं? एडवर्स इफेक्ट है इसका एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, हेडेक, एंजाइटी, हायर लेवल में काउ सीजर और अरिथमिया। अब सीजर क्या होते हैं आपको पता है, ये सीजर्स होते हैं दौरे पड़ना। टॉक्सिक लेवल में अकर इन पेशेंट विद लीवर डिसीज। अगर हम इस ड्रग को ज़्यादा देते हैं तो उसकी वजह से जो है वो लीवर डिसीज होने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट है सीएनएस पे इसका क्या इफेक्ट आएगा, मतलब इंक्रीज कर देगी ये अलर्टनेस को। मिथाइल जैंथीन्स होते हैं ये हमारे जो सीएनएस होता है उसको जो है वो स्टिमुलेट कर देते हैं। जो कैफीन्स होती है वो हमारे स्टिमुलेट मतलब सीएनएस सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं। अगर हम इसकी लार्ज डोज देते हैं तो उसकी वजह से नर्वसनेस होगी एंड ट्रेमर होगा। ये जो है वो इस मिथाइल जैंथीन्स के वो हैं साइड इफेक्ट ने। नेक्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट, जो मतलब हार्ट है उसके ऊपर हमारी जो मिथाइल जैंथीन्स है उसका क्या इफेक्ट होगा।
direct positive chronotropic and inotropic effect on heart in unusually sensitive patient. Few cups of coffee can cause arrhythmias. हाँ, जो हमारे मेथाइलजेंथिन से अब स्टिमुलेट करते हैं हमारे सीएनएस को, और जो हार्ट रेट है उसको भी बढ़ा देते हैं ये। तो अगर कोई पेशेंट ऐसा है, उसको हमने हाई डोज में मेथाइलजेंथिन देंगे तो उसका हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाएगा, मतलब उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और उसको हाइपरटेंशन हो सकता है। इफेक्ट ऑन जीआईटी, स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीशन। तो जो मेथाइलजेंथिन है वो इंक्रीज करते हैं जीआईटी की, जो गैस्ट्रिक एसिड होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम होगा, उनकी सिक्रीशन को इंक्रीज कर देंगे। और इफेक्ट ऑन किडनी, जो मिथाइलजेंथिन है वो करेंगे वीक डायरेसिस करेंगे, मतलब जो डायरेसिस का जैसे किडनी की जो फंक्शनिंग है उसको वीक कर देंगे। इफेक्ट ऑन स्मूथ मसल, ब्रोंको डायलेशन करेंगे, क्योंकि जो हमारे मिथाइलजेंथिन है वो डायलेशन करेंगे तभी जो है वो ऑक्सीजन लंग्स तक जाएगी, और अस्थमा से मतलब जो डिसीज है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अस्थमा में ये होता है जो हमारा एयरवेज है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है और ऑक्सीजन प्रॉपर्ली वहां तक नहीं जाती है, तो जब ब्रोंको डायलेट हो जाएगी तो ऑक्सीजन प्रॉपर्ली वहां तक जाएगी। also inhibit antigen induced histamine release, अगर कोई इंफ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज हो रहे हैं तो उनको भी ये इनहिबिट कर देंगे ताकि जो है वो कंस्ट्रक्शन ना हो। अब नेक्स्ट है स्केलेटल मसल पे इसका क्या इफेक्ट है। तो स्ट्रेंथनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन होगी स्मूथ मसल्स की उनको ये स्ट्रेंथ देगी, प्रॉपरली होती रहे। नेक्स्ट है एंटी मस्कुलेनिक एजेंट। जो एंटी मस्कुलेनिक एजेंट है उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। The muscarinic antagonist competitively inhibit the effect of acetylcholine at muscarinic receptor, that is block the contraction of airway smooth muscle and increase in the secretion of mucus। अब जो हमारे मस्करानिक एंटागोनिस्ट इनहिबिट कर देंगे एसिटाइलकोलिन को, जो मस्करानिक रिसेप्टर्स होते हैं वहां पे एसिटाइलकोलिन जो है वो नहीं अटैच हो पाएगा, उसकी वजह से जो है वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एयरवेज मसल्स एंड इंक्रीज उसकी वजह से जो हमारी कॉन्ट्रैक्शन है वो नहीं हो पाएगी, और जो रिलैक्सेशन हो जाएगी हमारे स्मूथ मसल्स की, और सीक्रेशन ऑफ म्यूकस जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। Atropine is effective intravenously as well as a sole effect lasting over 5 hours. Adverse effect of antimuscarinics include urinary retention, tachycardia, loss of visceral accommodation and agitations। अब नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग टर्म कंट्रोलर्स, इसमें हमारे आते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। They reduce bronchial reactivity, cause contraction of engorged vessels in bronchial mucosa, and inhibition of the infiltration of asthmatic airways by lymphocytes, eosinophils, and mast cells. Oral and parenteral corticosteroids are reserved for patients who require urgent treatment। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो तब देते हैं अगर जो है वो मतलब किसी की टाइम में जैसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट होगी, किसी को सांस नहीं आ रही है, मतलब इतना ज़्यादा कंडीशन सीवियर हो गई है कि उसको सांस लेने में बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तब हम जाके जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वो देते हैं। और इसको हम आईवी देते हैं, आईवी इंजेक्शन देंगे जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड होंगे, और इनहेल करने वाले भी होते हैं जो जिनको हम इनहेल करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड को। इनके साइड इफेक्ट क्या क्या हैं। जो इनकी हाई डोज है वो काउज करती है एड्रीनल सुप्रेशन करेगी, ओरोफेरेंजियल कैंडिडियाटिस करेगी। जो ओरोफेरेंजिस है मतलब जो हमारे फेरिंग्स होंगे वहां पे जो है वो एलर्जिक रिएक्शन काउज करेगी, उसको बोलते हैं ओरोफेरेंजियल कैंडिडाइटिस। रिस्क ऑफ कॉन्टैक्ट एंड ओसोस्पेशन एडल्ट ओवर द लॉन्ग टर्म यूज, स्लोइंग ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ इन चिल्ड्रन। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हैं वो स्लो डाउन कर देंगे, अगर कोई चिल्ड्रन है उसको अस्थमा हो गया, अगर हम उसको हम दे रहे हैं ट्रीटमेंट तो उसका इफेक्ट ये है कि वो उसकी जो ग्रोथ है उसको स्लो कर देगी थोड़ा। थैंक यू। अब जो हम आपका नेक्स्ट टॉपिक है सीओपीडी, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओके, थैंक यू।